आज मेरा न्यू टॉपिक है फांसीवाद। नया लेसन है फांसीवाद। फांसीवाद का दूसरा नाम है, पेन ले लेते हैं। फांसीवाद आज मेरा टॉपिक है फांसीवाद। फांसीवाद को सर्व सत्ताधिकारवाद भी कहते हैं। सर्व सत्तावाद भी कहते हैं। फांसीवाद को चाहे आप फांसीवाद बोलिए, चाहे सर्व सत्तावाद बोलिए, या अधिनायक तंत्र बोलिए। क्या? अधिनायक तंत्र। अधिनायक तंत्र इसे कई नामों से पुकारा जाता है। अधिनायक तंत्र या सर्वाधिकार। फांसीवाद के अनेक नाम हैं। फांसीवाद, सर्वसत्तावाद, अधिनायक तंत्र या सर्वाधिकारवाद। आप किसी भी नाम से बुला सकते हैं। ये जो फांसीवाद है, फांसीवाद एक घिनौनी, मानवता विरोधी और कट्टर विचारधारा है। ये जो फांसीवाद है, ये मानवता विरोधी है। ये फांसीवाद के नाम हो गए, ठीक है। ये मानवता विरोधी है। क्या है? मानवता विरोधी। फांसीवाद मानवता विरोधी है, कट्टर विचारधारा का है। कट्टर विचारधारा, ठीक है। मानवता विरोधी है, कट्टर विचारधारा का है। इस फांसीवाद, सर्वसत्तावाद, अधिनायक तंत्र, सर्वाधिकार अन्य नामों से पुकारा जाता है, जो राज्य को एक सर्वशक्तिमान एवं निरंकुश संस्था मानता है। ये जो फांसीवाद है, राज्य को सर्वशक्तिमान मानता है। फांसीवाद कहता है राज्य सर्वशक्तिमान है, निरंकुश संस्था है। राज्य जो है निरंकुश सत्ता, ये निरंकुश है, ठीक है। निरंकुश संस्था और जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति को राज्य में विलीन कर देना चाहिए। जितने भी व्यक्ति हैं, सबको राज्य में विलीन कर देना चाहिए। कौन कहता है? ये फांसीवाद कहता है। और राज्य को ही सब कुछ मानता है। फांसीवाद राज्य को ही सब कुछ मानता है, या राज्य को निरंकुश संस्था मानता है। कट्टर विचारधारा का है, ये मानवता का विरोधी है, ठीक है। और राज्य को सब कुछ समर्पण कर देना चाहिए, ये फांसीवाद कहता है। और यह जो है, ये किसी भी सिद्धांत को नहीं मानता है। ये सिद्धांतहीनता है। क्या है? सिद्धांतहीनता। ये किसी भी सिद्धांत में बिलीव नहीं करता है। सिद्धांतहीनता। अभी राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसमें शुरुआत क्योंकि कर रहे हैं, इसलिए राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है। ये सिद्धांतहीनता, इसकी विशेषताएं हैं सिद्धांतहीनता, ठीक है। फांसीवाद का जो विचारवादी व साम्राज्यवादी नीतियों ने ही द्वितीय विश्व युद्ध की आग भड़काई थी। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, वो फांसीवाद का ही देन था। फांसीवाद अगर ना आता तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध ना होता। और यह जो फांसीवाद है, इसकी स्थापना जो फांसीवाद की स्थापना 1922 ईस्वी में होती है। 1922 ईस्वी में फांसीवाद की स्थापना होती है। किस जगह होती है? इटली में। इटली में 1922 ईस्वी में होती है। और कौन करता है? मुसोलिनी। ठीक। मुसोलिनी 1922 ईस्वी में इटली में फांसीवाद की स्थापना करता है। फांसीवाद को अन्य नाम से जाना जाता है,
जैसे सर्वसत्तावाद, अधिनायक तंत्र या सर्वाधिकार। जबकि ये फांसीवाद जो होता है मानवता का विरोधी है, कट्टर विचारधारा का है, राज्य को निरंकुश संस्था मानता है, यह किसी सिद्धांत को नहीं मानता है, यह सिद्धांत का विरोधी है। ठीक है, यह अंध कट्टरवाद है। इसकी विशेषताएं बहुत सी सारी विशेषताएं हैं। हम लगभग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे आपको कंटेंट प्रोवाइड करें। ठीक है, फांसीवाद के तर्ज पर 1933 में, इसी के तर्ज पे, फांसीवाद के तर्ज पर 1933 में 1933 ईस्वी में हिटलर आते हैं। हिटलर फांसीवाद के तर्ज पर हिटलर आते हैं और ये जर्मनी के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी। हिटलर जो है जर्मनी, और ये नाजीवाद का, ठीक है, ये नाजीवाद के संस्थापक हैं। नाजीवाद, मुसोलिनी फांसीवाद और हिटलर जो जर्मनी के हैं नाजीवाद। अब 1922 ईस्वी में फांसीवाद की स्थापना होती है मुसोलिनी के द्वारा इटली में, और 1933 ईस्वी में जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना होती है हिटलर के द्वारा। ये दोनों, चाहे आप फांसीवाद कहिए या नाजीवाद कहिए, दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। अब फांसीवाद की विशेषता अगर आपको पता है तो नाजीवाद की भी विशेषताएं पता हो जाएगी। इसकी कुछ विशेषताएं लिख लीजिए आप लोग, विशेषताएं, जिससे हम आगे क्वेश्चन अगर सॉल्व कराएं आप लोग को समस्या ना हो। विशेषताएं, ठीक, इन विशेषताएं, जैसे ये निरंकुश राज्य की बात करते हैं। निरंकुश राज्य, यहाँ जबकि हम लिख दिए हैं फिर भी निरंकुश, हैंग कर रहा है लैपटॉप क्या? निरंकुश, ये निरंकुश राज्य की बात करते हैं। राज्य जो है निरंकुश संस्था है, ठीक। और ये अंध कट्टरवाद है, अंधभक्त जिसे कहते हैं, अंध कट्टरवाद, अंध कट्टरवाद। अंध कट्टरवाद है विचारधारा का अभाव, ये कोई विचारधारा नहीं मानता है, ठीक है। ये सिद्धांत के विरोधी है, अर्थात विचारधारा का विरोधी। विचारधारा, ये विचारधारा विरोधी है, ठीक है। अब इसकी फांसीवाद की विशेषता है, निरंकुश राज्य की बात करते हैं जिसे निरंकुश संस्था कहते हैं, अंध कट्टरवाद है, विचारधारा के विरोधी हैं, पूंजीवाद व साम्यवाद। जो पूंजीवाद और साम्यवाद, साम्यवाद विरोधी है। पूंजीवाद और साम्यवाद का विरोधी है, स्वतंत्रता का भी विरोधी है। फांसीवाद जो है स्वतंत्रता का भी विरोधी है, स्वतंत्रता का भी विरोधी है, और साम्राज्यवाद में विश्वास करता है। फांसीवाद जो है साम्राज्यवाद में विश्वास करता है, अपने साम्राज्य को विस्तार करता है, कानून का विरोधी और युद्ध का प्रेमी है, ठीक है। युद्ध का प्रेमी, युद्ध का प्रेमी, कानून का विरोधी। आगे हम सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन, ये सब उसमें आएगा, ताकि इसीलिए हम पहले बता दे रहे हैं। कानून का विरोधी, देखिए हम आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं दोबारा, ठीक है। फांसीवाद की स्थापना 1922 ईस्वी में इटली में मुसोलिनी के द्वारा होती है, और 1933 में जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना करता है हिटलर। और फांसीवाद को चाहे आप नाजीवाद कहिए या फांसीवाद कहिए, दोनों एक ही हैं। और जो नाजीवाद हैं वो हिटलर इसकी स्थापना करते हैं, दोनों को मिलता जुलता विचार है। फांसीवाद आप कहिए, सर्वसत्तावाद कहिए, अधिनायक तंत्र बोलिए, सर्वाधिकार बोलिए, ये सब एक ही है।
1922 1933 पेपर में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। और वहीं हिटलर कहते हैं जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। ये आप कोटेशन याद कर लीजिए। इनका एक कोटेशन है हिटलर महोदय का, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। ये युद्ध के प्रेमी हैं। युद्ध करना होगा, ठीक। फांसीवाद को अंग्रेजी में जो कहते हैं फैजिस्म कहते हैं, और इटली का शब्द ये फेसियो से निकला है। इसका अर्थ होता है लकड़ियों से बंधा हुआ गट्ठर। यह अनुशासन एवं एकता को व्यक्त करता है। नाजीवाद को अंग्रेजी में नाजिम कहते हैं। फांसीवाद को अंग्रेजी में फैजिज्म कहते हैं। जर्मन शब्द नाजियों से बना है, जबकि नाजीवाद की स्थापना जर्मनी में होती है हिटलर के द्वारा 1933 में। ये नाजियों से बना है, जिसका अर्थ होता है जाति एकता, एक जात की एकता। हिटलर नस्लवादी था, वह जर्मन जात के अधिक महत्व देता था। जो हिटलर था वो नस्लवादी था, वो जितने भी जर्मनी में जातिवाद को वो बढ़ावा देता था। हिटलर कहते हैं जहाँ जहाँ जर्मन है वहाँ वहाँ जर्मनी है। हिटलर ने 1 लाख यहूदियों को मरवा दिया था, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे फांसीवाद की अवधारणा से संबंधित हम सबसे पहले मेरा फांसीवाद की अवधारणा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। सभी कुछ राज्य के अंदर है। सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और कुछ नहीं है। यह कथन किसने कहा? अब ये कथन, अब आप लोग कंफ्यूज होंगे, हिटलर और मुसोलिनी, जबकि दोनों एक ही हैं। बाकी अब यहाँ कुछ अपना अपना जो कोटेशन दिए हैं, जो कथन बोले हैं, कुछ हिटलर बोले हैं, कुछ मुसोलिनी बोले हैं। तो सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और कुछ नहीं है, यह किसने कहा? क्योंकि राज्य को ये संस्था मानते हैं, राज्य ही निरंकुश संस्था, फांसीवाद हो या नाजीवाद हो या सर्वाधिकार हो, ये राज्य को एक निरंकुश संस्था मानते हैं। अब इसमें 4 हैं हीगल, पहले हैं हीगल, हिटलर, बी हिटलर, सी ग्रीन, डी मुसोलिनी। अब मुसोलिनी बोले हैं, मुसोलिनी महोदय बोले हैं राज्य के अंदर जितने सब कोई भी चीजें हों ये सब राज्य के अंतर्गत होगा, राज्य के बाहर या उसके विरुद्ध कुछ नहीं। क्योंकि फांसीवाद सर्वशक्तिमान राज्य का समर्थन करता है, क्योंकि ये राज्य का समर्थन करते हैं। चाहे फांसीवाद हो, चाहे नाजीवाद हो, चाहे सर्वाधिकार हो, चाहे सर्वसत्ताधिकार हो, ये राज्य का समर्थन करते हैं। राज्य को असीमित शक्ति प्रदान करते हैं। कितनी? असीमित, कोई इसकी सीमा नहीं है, असीमित की बात करते हैं, ठीक है। और राज्य की सत्ता परम असीमित, और इसे अविभाज्य मतलब विभाजन नहीं किया जा सकता है। राज्य को अविभाज्य मानते हैं, अविभाज्य मानते हैं राज्य को। राज्य के बाहर अगर, इसीलिए मुसोलिनी कहते हैं जब ये राज्य को अविभाज्य मानते हैं, अर्थात राज्य को बांटा नहीं जा सकता है, इसको असीमित कर दिए, जब इसका कोई सीमा ही नहीं है, मतलब राज्य के अंदर सब कुछ है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। इसीलिए मुसोलिनी कहते हैं राज्य के बाहर कुछ नहीं है, इसके विरुद्ध कुछ नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, ये मुसोलिनी कहते हैं। और राज्य के हित के सामने व्यक्ति का हित गौण है। जहाँ राज्य का हित है और राज्य के हित के सामने व्यक्ति का हित गौण है। और जबकि एक त्रिसंख्य महोदय हैं, त्रिसंख्य आप लोग कहीं नोट करते चलिएगा। त्रिसंख्य महोदय हैं, इन्होंने दंडवत होकर राज्य की पूजा करने की बात कही है। ये बोले हैं राज्य की पूजा करनी चाहिए। राज्य की, त्रिसंख्य महोदय बोलते हैं राज्य की पूजा करनी चाहिए। किस तरह पूजा करनी चाहिए? दंडवत करके, दंडवत मतलब झुक कर, एकदम लेट करके दंडवत पूजा करनी चाहिए, त्रिसंख्य महोदय बोले हैं। और हिटलर भी सेम टू सेम हिटलर भी बोले हैं जिसे जीना है उसे युद्ध
करना होगा। हिटलर बोलते हैं जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, जबकि ग्रीन ये आदर्शवादी हैं। ग्रीन और हीगल ये सब आदर्शवादी हैं। अब जिसे जीना है, इसके पहले हम बता चुके हैं, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है? जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, कथन ए सिकंदर महान, बी मुसोलिनी, सी माओत्से-तुंग, डी हिटलर। इसके पहले हम बता चुके हैं जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, ये कथन हिटलर का है। ये कथन किसका है? हिटलर का है। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। और हिटलर बोलते हैं अविराम युद्ध से। अविराम मतलब बिना युद्ध रुका, अविराम युद्ध, अविराम युद्ध, अविराम युद्ध से ही मानव जात की उन्नत हुई है। मानव जाति उन्नत हुई है। हिटलर महोदय का जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, ये बोले हैं हिटलर महोदय। अविराम युद्ध से ही मानव जात की उन्नत हुई है। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, ये हिटलर कहे हैं। नाजीवाद की स्थापना करते हैं 1933 ईस्वी में जर्मनी में। युद्ध और हिटलर, एक दो कथन और है हिटलर का है, युद्ध सदाबहार है। ठीक है, युद्ध सदाबहार, युद्ध सदाबहार तथा विश्वव्यापी है, तथा विश्वव्यापी है। युद्ध सदाबहार तथा विश्वव्यापी है। अविराम युद्ध से ही मानव जात की उन्नत हुई है। हर संघर्ष युद्ध है। हर संघर्ष युद्ध है। हर संघर्ष युद्ध है। हर चीज की उत्पत्ति युद्ध से हुई है। हर वस्तु की उत्पत्ति या चीज युद्ध से हुई है। ये किसने बोले हैं? हिटलर महोदय। अब हिटलर महोदय का देख लीजिए, अब क्या क्या बोले हैं। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, युद्ध सदाबहार तथा विश्वव्यापी है, हर संघर्ष युद्ध है, हर वस्तु युद्ध से प्राप्त हुई है या मिली है। हर वस्तु जो प्राप्ति हुई है यो युद्ध से प्राप्ति हुई है। अविराम युद्ध से ही मानव जात की उन्नत हुई है। जबकि हिटलर 1933 ईस्वी में 1933 ईस्वी में जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना करते हैं। नाजीवाद, ठीक। और वही मुसोलिनी 1922 ईस्वी में फांसीवाद की स्थापना। फांसीवाद किस जगह? इटली में, ठीक। माओत्से-तुंग ये चाइना के हैं, और सिकंदर महान, अरस्तु इनके गुरु हैं। माओत्से-तुंग कहता है बंदूक से निकली हुई गोली। अब हम आगे चलते हैं। नाजीवाद का जनक था, इसके पहले भी अभी हम बता चुके हैं। नाजीवाद का जनक जर्मनी में हुआ था। किसने किया था? पहला विकल्प इंदिरा गांधी, दूसरा विकल्प है मुसोलिनी, तीसरा विकल्प हिटलर, और चौथा विकल्प जो डी विकल्प है, यहाँ प्रिंट में मिस्टेक हो गया है, लेनिन। नाजीवाद की स्थापना, नाजीवाद की स्थापना 1933 ईस्वी में होती है। कहाँ पर होती है? जर्मनी में। किसने किया? हिटलर।
हिटलर नाजीवाद की स्थापना 1933 ईस्वी में करते हैं और किस जगह, जर्मनी में। ये साम्राज्यवादी हैं, ठीक है। अब हिटलर के बारे में थोड़ा और लिख लीजिए। हम तो हिटलर के बारे में भी बताए, सदाबहार युद्ध है, विश्वव्यापी है। और थोड़ा इसमें जैसे साम्राज्यवादी हैं, साम्राज्य का विस्तार करते हैं। साम्राज्यवादी हिटलर जो हैं साम्राज्यवादी हैं और प्रजातिवादी हैं। प्रजातिवादी, जहां जहां जर्मन है वहां वहां, जहां जहां जर्मन है वहां वहां बोलते हैं नाजीवाद और फांसीवाद है। जबकि नाजीवाद या फांसीवाद लोकतंत्र विरोधी है। लोकतंत्र विरोधी, मानवता के विरोधी, युद्ध के प्रेमी, ठीक है, स्वतंत्रता के विरोधी, ये सब कहिए तो लिख दें, ये तो आप लोग कहीं नोट करते रहिए। दोनों, चाहे हम यहाँ नाजीवाद के जनक कौन है, हिटलर, और नाजीवाद और फांसीवाद दोनों एक है, नाम अलग अलग है। अब मुसोलिनी की यहाँ लिख देते हैं 1922 ईस्वी में इटली में फांसीवाद की स्थापना करते हैं। जबकि दोनों एक ही है, दोनों का विचार, दोनों प्रजातिवादी हैं, दोनों साम्राज्यवादी हैं, दोनों लोग तंत्र के विरोधी हैं, दोनों युद्ध के प्रेमी हैं, दोनों स्वतंत्रता के विरोधी हैं, राष्ट्रवाद के दोनों समर्थक हैं और उदारवाद के भी विरोधी हैं। अर्थव्यवस्था जो है राज्य नियंत्रण का समर्थक है, अंतर्राष्ट्रीय एवं शांति के विरोधी हैं। ये हमेशा युद्ध चाहते हैं, कभी ये शांति चाहते ही नहीं, इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। अगर नाजीवाद और फांसीवाद की स्थापना न हुई होती, शायद दूसरा विश्व युद्ध ना हुआ होता। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन है, अस्थायी अधिनायकवाद के अस्थायी और सुस्थापित अत्याचार पूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा रहती है या सदा बनी रहती है, यह कथन किसका है? केसी वियर, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, केसी वियर, गार्नर, विलियम एंडोज, यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक है, आप सुधार कर लीजिएगा, और बारकर। विकल्प ए सही है, केसी वियर। केसी वियर इनकी एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें चेतावनी देते हुए लिखते हैं कि शासक जो है युद्ध या आपात की स्थिति में शक्ति को अपने हाथ में केंद्रित कर लेते हैं। जो शासक वर्ग होते हैं युद्ध या आपात की स्थिति में, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखते हैं कि शासक वर्ग हो या आपात की स्थिति में ये शक्ति को अपने हाथ में या केंद्रित कर लेते हैं, उसे अस्थायी बनाकर अत्याचारपूर्ण व्यवस्था में बदल देते हैं। ये अस्थायी जो होता है, अस्थायी अधिनायकवाद के अस्थायी एवं सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना रहती है। अस्थायी अधिनायकवाद के अस्थायी और सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से फांसीवाद की विशेषता नहीं है। अभी हम आपको फांसीवाद की विशेषता बताए हैं, उसमें से एक आप चुनिए कौन सा फांसीवाद की विशेषता नहीं है। अब इसमें पहली विशेषता विकल्प ए में दिया है, फांसीवाद एक सर्वशक्ति संपन्न राज्य का समर्थन करता है। ये तो हम आपको बताए थे, फांसीवाद जो है सर्वशक्ति संपन्न राज्य का समर्थन करता है, ठीक है, क्योंकि राज्य को निरंकुश संस्था मानता है, राज्य के अंदर सब कुछ है,
जो जो भी वस्तुएं विद्यमान है सब राज्य के अंतर्गत ही आपको प्राप्त हो सकती हैं। विकल्प बी, इसमें जाति सर्वोच्चता पर बल दिया जाता है। ये भी सही है, क्योंकि हम इसके पहले भी बताए हैं, जहां जहां जर्मन है वहां वहां फांसीवाद है, जहां जहां फांसीवाद है वहां वहां जर्मन है, क्योंकि ये जाति सर्वोच्चता पर बल देते हैं। विकल्प सी, यह महामानव। अब देखिए कौन सा नहीं है, आपको यही बताना है कौन सा नहीं है। अब ये भी है, ये भी है। महामानव पूजा, महामानव पूजा और विशेष वर्ग में विश्वास करता है, ये भी सही है। अर्थात नहीं का मतलब ये, अब यहाँ तीनों गलत हो जाएगा, हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा रखता है, ये किसी भी कानून में अपनी निष्ठा को नहीं रखता है, इसलिए ये तीनों गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि निष्ठा नहीं रखता है, वो कानून विरोधी है। ठीक, निष्ठा नहीं रखता है, कानून विरोधी। कानून विरोधी। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीयता हो या शांति का भी विरोधी है, ये हमेशा सदाबहार युद्ध चाहते हैं। फांसीवाद जो है, फांसीवाद या नाजीवाद जो है सदाबहार का युद्ध चाहते हैं। ये कभी ये कानूनों में अपनी निष्ठा ही नहीं रखते, ये कानून विरोधी होते हैं। ये इनकी कोई भी विचारधारा हो, ये विचारधारा के विरोधी हैं, और इनका कोई क्रमबद्ध अपना कोई दर्शन ही नहीं है। ये आंदोलन, ये इनका कार्य जो है प्रधान आंदोलन है इनका, ये चाहे व्यवहारिक हो और चाहे ये कार्य कोई भी हो, इनका काम ही है युद्ध करना। ये जो है सदा सर्वाधिकारवादी की अवधारणा से और राज्य की सर्वशक्ति संपन्न संस्था मानते हैं, और ये समाजवाद एवं साम्यवाद के भी विरोधी हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं समाजवाद, समाजवाद और साम्यवाद विरोधी, साम्यवाद विरोधी। लोकतंत्र के विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, लोकतंत्र विरोधी। तर्क एवं बुद्धि विरोधी, तर्क एवं बुद्धि के विरोधी हैं फांसीवाद। कानून के विरोधी, लोकतंत्र के विरोधी, समाजवाद के विरोधी हैं, साम्यवाद के विरोधी है। यह क्रांति विरोधी विचारधारा है, क्रांति विरोधी विचारधारा, क्रांति विरोधी विचारधारा। ये स्वतंत्रता के विरोधी हैं, स्वतंत्रता के विरोधी हैं। ये व्यक्तिवाद और उदारवाद के विरोधी हैं, व्यक्तिवाद, उदारवाद, व्यक्तिवाद और उदारवाद के विरोधी हैं। अंतर्राष्ट्रीय या शांति के विरोधी हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून, इसमें विकल्प डी दिया है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा रखता है, ये गलत है, क्योंकि अब यहाँ नहीं पूछा है, इसलिए यहाँ सही माना जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में, कानूनों को ये नहीं मानते हैं, कानून विरोधी हैं। अब फांसीवाद देखिए, ये सर्वशक्ति संपन्न राज्य का समर्थन करता है, समर्थन करते हैं सर्वशक्ति संपन्न राज्य का, और सर्वोच्चता पर भी बल देते हैं, जाति सर्वोच्चता पर भी, महामानव की पूजा करते हैं, महामानव की पूजा करते हैं। वहीं त्रिशंके महोदय भी बोले हैं राज्य की दंडवत होकर की पूजा करनी चाहिए, यहाँ लिख देते हैं त्रिशंके महोदय का, त्रिशंके राज्य की पूजा करनी चाहिए। कैसा, किस तरह, दंडवत होकर। दंडवत होकर राज्य की पूजा करनी चाहिए। अब समाजवाद के विरोधी, यहाँ देखिए टिक लगाते चलिए, समाजवाद के विरोधी, साम्यवाद के विरोधी, लोकतंत्र के विरोधी, तर्क एवं बुद्धि के विरोधी,
क्रांति के विरोधी, स्वतंत्रता के विरोधी, व्यक्तिवाद के विरोधी, उदारवाद के विरोधी, वहीं पूंजीवाद के भी विरोधी, हिंसा एवं युद्ध के समर्थक हैं। और ठीक है, अब आगे चलते हैं। हर क्वेश्चन को हम पोस्टमार्टम करने का प्रयास करेंगे। फांसीवाद निम्नलिखित में से किसको महामंडित करता है? ये जो फांसीवाद है किसको महामंडित करता है? युद्ध, हिंसा, नेता, क्रांति। ए हमारा है हिंसा, बी युद्ध, सी नेता और डी क्रांति। देखिए, महामंडित करता है। अब हम आपको बता चुके हैं, ये हिंसा और युद्ध, नेता, ये तो नेता है ही, ये तीनों को महामंडित करते हैं। तीनों को महामंडित, तीनों को महामंडित करते हैं। ये क्रांति के विरोधी हैं, जबकि मेरा ए बी सी तीनों सही होगा। फांसीवाद, युद्ध हो, हिंसा हो और नेता, ये महामंडित करते हैं। फांसीवाद निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता? अब हम आपको उसकी विशेषताएं भी बता दी हैं। अब आप लोग बताइएगा कमेंट में, ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट कीजिए। ए समाज की निगमवादी समझ, प्रजाति उत्कृष्टता, सर्वहारा की तानाशाही, आज्ञा पालन तथा अनुशासन। अब किस सिद्धांत का समर्थन नहीं करता? सर्वहारा की तानाशाही, ये सर्वहारा की तानाशाही का समर्थन नहीं करता, जबकि समाज की निगमवादी समझ का समर्थन करते हैं, प्रजाति उत्कृष्टता का भी समर्थन करते हैं, आज्ञा पालन अनुशासन का समर्थन करते हैं, जबकि सर्वहारा की तानाशाही नहीं समर्थन करते हैं। ये सर्वहारा अर्थात साम्यवादी, ये साम्यवादी विरोधी हैं। सर्वहारा को ही साम्यवादी बोला जाता है। ये समाजवाद, साम्यवादी, लोकतंत्र, पूंजीवाद, समाजवाद सबके विरोधी हैं, इसलिए इसका समर्थन नहीं करते हैं। अब फांसीवाद के फांसी शब्द का अर्थ है, यह हम जैसे ही शुरुआत किए तुरंत आपको फांसी शब्द का अर्थ बता दिए थे। अब आप फांसीवाद के फांसी शब्द का अर्थ क्या है? ए प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक एवं दंडों का समूह है, पोप का मुकुट है, पवित्र रोमन सम्राट की बाइबिल है, रोम के मुख्य चर्च की घंटी है। क्या है? विकल्प हमारा ए सही है। प्राचीन रोम, रोम अर्थात इटली, प्राचीन रोम, रोम कहाँ है? इटली। इटली में 1922 ईस्वी में तो फांसीवाद की स्थापना होती है। फांसीवाद की स्थापना कौन करते हैं? मुसोलिनी। मुसोलिनी फांसीवाद की स्थापना करते हैं। और अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप दंडों का समूह, ये भी सही है, हाँ दंडों का समूह है, ठीक। जबकि पोप का मुकुट, पवित्र रोमन सम्राट की बाइबिल और रोम के मुख्य चर्च की घंटी, ये गलत है। फांसी ये प्राचीन रोम के, चाहे आप दंडों का समूह बोलिए या दंडाधीशों का, यहाँ आप दंडाधीशों भी लिख सकते हैं। दंडाधीशों बड़ी एक मात्रा है, दंडाधीशों। और जो अंग्रेजी के जिसमें है, चाहे कहीं कहीं फासिस्ट लिखा रहता है, कहीं कहीं लिखा रहता है फासिज्म से इसका अर्थ है डंडों का गट्ठर या जो कुल्हाड़ी है उसकी मूठ के चारों ओर जो लाल फीते से बंधा होता है। ये प्रथम विश्व युद्ध, अगर फांसीवाद देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध जो होता है 1914 से 1919 ईस्वी तक, ये प्रथम विश्व युद्ध चलता है। ये उसी के दौरान ये दंडों का जो समूह अर्थात जो इटली में हित के जो जीने और मरने वाले लोगों का संगठन का सूचक था।
ये जो डंडों का समूह है 1914 से लेकर 1919 तक ये जीने और मरने का ये जो वाले लोग थे उनका एक संगठन था, उसी को कहते हैं डंडों का समूह। जबकि इसीलिए फांसीवाद की स्थापना होती है 1922 जब ईस्वी में आगे चल करके। अब फांसियों की स्थापना का नेतृत्व हमने बता दिया है, जबकि उस समय फांसियों की स्थापना तो थी 1922 में। इसके पहले उसका उसका जो नेतृत्व कौन करता था, मुसोलिनी ही करता था। कब 1915 में, क्योंकि 14 में तो युद्ध हुआ था, तो 15 से ये उसका नेतृत्व करने लगा था मुसोलिनी। जब इसका मुसोलिनी जो है नेतृत्व कर रहे थे, वो कौन सा शहर था, उस शहर का नाम था मिलान। मिलान शहर से ये नेतृत्व करते हैं। ये साम्यवाद से लड़ने के लिए इनका पुनर्गठन वर्ष 1919 में करते हैं। 1919 में पुनर्गठन करते हैं और फिर जाकर 1922 ईस्वी में इसकी स्थापना कर देते हैं, ये साम्यवाद से लड़ने के लिए। साम्यवाद ठीक। फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी हम अभी जस्ट इसके पहले भी बताएं। अब आप लोग बताइए कमेंट में। ब्रिटेन में हुआ, इटली में, या जर्मनी में, या रूस में? फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ था? फांसीवाद का जन्म जो है इटली में हुआ था। कब? 1922 ईस्वी में। किसने किया? मुसोलिनी। मुसोलिनी 1922 ईस्वी में फांसीवाद की स्थापना करते हैं, जबकि जर्मनी में 1933 ईस्वी में 1933 ईस्वी में हिटलर करते हैं, युद्ध प्रेमी। ठीक। और जबकि मुसोलिनी जो है 1915 ईस्वी में 1915 ईस्वी में इसका नेतृत्व करते हैं, जब प्रथम विश्व युद्ध चलता है तो नेतृत्व। मिलान एक शहर है, इटली में एक मिलान शहर है, वहां इसका नेतृत्व करते हैं। फासिस्ट किस भाषा से लिया गया है? फासिस्ट अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन या ग्रीक? किससे लिया गया है? ये लैटिन शब्द है। फासिज्म में जो है वो लैटिन शब्द है। इटली में फांसीवाद का उदय का परिणाम था। इटली में फांसीवाद का उदय का परिणाम था पुनर्जागरण का। पुनर्जागरण 1916 में होता है। पुनर्जागरण 1916 में होता है। 1914 में विश्व युद्ध होता है। पुनर्जागरण, प्रथम विश्व युद्ध, नेपोलियनिक युद्ध या औद्योगिक क्रांति? प्रथम विश्व युद्ध 1914 का यह परिणाम था, इटली में फांसीवाद। जबकि इसी का परिणाम था 1915 में तो मिलान शहर में नेतृत्व किए थे मुसोलिनी। कौन सा शहर था? मिलान शहर। और उसके बाद 1922 ईस्वी में फांसीवाद का स्थापना करते हैं, प्रथम युद्ध के कारण ही। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की स्थिति में जो मुसोलिनी है अपना दृष्टिकोण बदलते हैं और 1926 के बाद वो सरकार का रूप अधिनायक तंत्री के रूप में अपनी स्थापना करते हैं। एक 1922 में स्थापना की, धीरे धीरे ये आगे चलकर चले। फिर उनका दृष्टिकोण बदला। जब उनका दृष्टिकोण बदला तो 1926 ईस्वी में 1926 ईस्वी में ये जो है अधिनायक तंत्र, अधिनायक तंत्र अधिनायक तंत्र की स्थापना अर्थात तंत्री हो जाते हैं। किसने कहा आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व है? जिस प्रकार हर महिलाएं
बच्चों को स्तनपान अर्थात दूध पिलाती हैं, उसी प्रकार हर आदमी के लिए युद्ध है। जैसे हर औरत मातृत्व होती है, वैसे हर आदमी के लिए युद्ध है। यह किसने कहा था? कार्ल मार्क्स महोदय, पहला विकल्प। कार्ल मार्क्स, हीगल, मुसोलिनी या लेनिन। ये किसने कहा? यह मुसोलिनी महोदय कहते हैं। आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व है। फांसीवाद जो है युद्ध को मानवता का विरोधी मानते हैं। यहां लिख देते हैं, मानवता विरोधी। फांसीवाद जो है मानवता का विरोधी। और युद्ध, हमेशा युद्ध, ये कहते हैं जितना आप युद्ध करेंगे उतना ही सेहत आपका अच्छा होगा। ये व्यायाम मानते हैं। ये युद्ध की संज्ञा जो युद्ध हो करते हैं, कहते हैं ये व्यायाम है। ये युद्ध को व्यायाम की संज्ञा देते हैं, व्यायाम। और युद्ध राज्य के लिए वैसा ही जैसा कि नारी के लिए मातृत्व। शक्ति का नारा जो है उत्साहहीन लोग करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शांति का नारा पहले लिख देते हैं। शांति का नारा उत्साहहीन लोग देते हैं। शांति का नारा उत्साहहीन, उत्साहहीन लोग जो होते हैं शांति का नारा देते हैं, वो नपुंसक होते हैं। ये मुसोलिनी कहते हैं, ठीक है। और युद्ध की आग में तपकर ही शक्तिशाली जो राष्ट्र वो सोना बनते हैं। जितने भी आप युद्ध में तपे रहेंगे उतना ही आप सोने की तरह निखरेंगे। ये मुसोलिनी कहते हैं। जितना भी आप, ये युद्ध के प्रेमी हैं, चाहे ये लोकतंत्र के विरोधी, साम्यवाद के विरोधी, समाजवाद के विरोधी, क्रांति के विरोधी, ये युद्ध हमेशा, ये युद्ध कहते हैं युद्ध सदाबहार है। मेरा प्रोग्राम कार है बात नहीं, यह कथन किसका है? मेरा प्रोग्राम कार है बात नहीं, यह कथन किसका है? मार्क्स, स्टालिन, मुसोलिनी या गांधी का? किसका कथन है? मुसोलिनी। मुसोलिनी महोदय कहते हैं मेरा प्रोग्राम कार्य है बात नहीं। फांसीवाद एक सुनिश्चित एवं स्पष्ट सिद्धांत के रूप में नहीं उभरा। ये इनका कोई अपना सिद्धांत नहीं है फांसीवाद का। यह एक कार्यक्रम के रूप में यह सामने आया। मुसोलिनी स्वयं कहते हैं कि हम निश्चित सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। किसमें? मुसोलिनी स्वयं कहते हैं ये सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। इनका कोई अपना सिद्धांत ही नहीं। ये तो युद्ध के प्रेमी हैं। फांसीवाद वास्तविकता पर आधारित है। फांसीवाद जो है वास्तविकता पर आधारित है। फांसीवाद जो है वास्तविकता पर आधारित है। हमारा उद्देश्य बात, हमारा प्रोग्राम जो है कार्य है बात नहीं। नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना? अब नाजी, फिर आ गया है नाजी, अर्थात नाजी की स्थापना जर्मन में होती है। किसने किया? हिटलर ने। किस 1933 ईस्वी में 1933 ईस्वी में हिटलर ने जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना करते हैं। उनका एक पुस्तक है, लोग उसे बाइबिल मानते हैं। वो कौन सी पुस्तक है जिसे बाइबिल मानते हैं? दास कैपिटल, वॉर एंड पीस, मीन कैंप, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। आधा हमारा रहेगा यहाँ, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मीन कैंप,
ये जो मीन कैंप है ये हिटलर का है, मीन कैंप हिटलर का है। अर्थ मेरा संघर्ष, अर्थ मेरा संघर्ष, अर्थ मेरा संघर्ष। इसको नाजी और जितने भी नाजी हैं उसको अपना बाइबिल मानते हैं। ये हिटलर की आत्मकथा है, समझ लो। ये क्या है? आत्मकथा है हिटलर की। मीन कैंप जो है, कैंप, ये हिटलर की है आत्मकथा। ये राजनीतिक विचारधारा और जर्मनी के बारे की इनकी योजनाओं का वर्णन है, जबकि इनकी कोई एक अपनी विचारधारा नहीं है। जो जिस लिए युद्ध करते हैं उसमें ये सब बातें कही गई है। उनकी योजना है कैसी युद्ध की योजना बनाते। हिटलर 1923 ईस्वी में बोलना स्टार्ट करते हैं। 1923 से ये स्टार्ट करते हैं बोलना, जिसे हिटलर मतलब रुडोल्फ हेस लिखता है हिटलर के बारे में। इनका जो पुस्तक का संपादन है ये मीन कैंप, वो रुडोल्फ हेस ने किए हैं। मीन कैंप जो इनका संपादन है किसने किया है? रुडोल्फ हेस। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? मार्टिन हेडेगर, जॉर्जेज सोरेल, अल्फ्रेड रोक्को, रुडोल्फ देलेन। किसने किया? अल्फ्रेड रोक्को। अल्फ्रेड रोक्को ये फांसीवाद सिद्धांत का वर्णन करते हैं और समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है, समाजवाद का। जबकि रोक्को जो है इटली के लंबे समय तक राष्ट्रवादियों के नेता थे। ये रोक्को जो थे इटली में जब मुसोलिनी का सरकार रहती है उस समय ये राष्ट्रवादी एक नेता के रूप में उभरते हैं और गठबंधन सरकार के वो जो न्याय मंत्री थे। और 1925 ईस्वी में चैम्बर ऑफ डिप्टीज के समक्ष ये भाषण देते हैं। किसके समक्ष? चैम्बर ऑफ डिप्टीज के सामने ये अल्फ्रेड रोक्को भाषण देते हैं और समाजवाद का राष्ट्रीय वर्जन प्रत्येक लोगों में खुशी लाएगा। अब समाजवाद धीरे धीरे यहीं से पनपना स्टार्ट करता है। फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप में निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? अभिजात वर्ग, जंगखोर या जनतंत्रवादी या अराजकतावादी? किस में पाया जाता है? अभिजात वर्ग में पाया जाता है। फांसीवाद जो होता है वो समानता का विरोधी है। फांसीवाद समानता विरोधी, स्वतंत्रता विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, क्रांति विरोधी, ठीक है। आगे चलते हैं। बैटरी लो होने वाली है। फांसीवाद ने राज्य को क्या माना? एक आवश्यक बुराई, वर्ग विरोधी। बैटरी खत्म होने वाली है, अब हम आगे चर्चा करेंगे इसकी, नहीं स्विच ऑफ हो जाएगा अभी।